हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बनवाल सर का जो आपका बुक आता है वन लाइनर, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो है वन लाइनर क्वेश्चन को जो है इसमें समाहित किया गया है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में भारतीय राज्य व्यवस्था को यानी इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को आप लोगों को करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में चैनल के और वहां से 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड जो है बहुत सारे वीडियो अभी आने वाला है, आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड जो है इस चैनल पर वीडियो क्या क्या डाला जा रहा है। और लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं आज के वीडियो में। आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक होगा, पहला जो टॉपिक है हमारा आपात उपबंध। ठीक है, तो आपात उपबंध जो है पढ़ लेने के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। माने आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रथम टॉपिक को देखते हैं, आपात उपबंध। ठीक है, अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप क्या कीजिए, कुछ अपने स्तर से जो स्पीड में देखना चाहते हैं उसको बढ़ाइए, फटाफट देखिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। तो आपात उपबंध का आपका पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, स्क्रीन में देखते हैं। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के दौरान। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? मैंने हृदय नाथ कुंजरू ने यह शब्द क्या है दिया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के सलाह से लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक अधिकतम आप लगा सकते हैं। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं के बारे में देख लेते हैं। तो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है और इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। पहला उद्घोषणा जो हुआ था पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण क्या था? तो सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो पहला आपका उद्घोषणा में यह था। दूसरा उद्घोषणा था कि आपात की दूसरी उद्घोषणा जो था दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी और यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। वहीं तीसरी उद्घोषणा की बात करें तो आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई और यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। ठीक है, तो प्रथम उद्घोषणा जो था चीन के आक्रमण का से हुआ था और दूसरा जो है पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया था और तीसरा जो है आंतरिक अशांति के द्वारा किया गया था। तो 3 उद्घोषणा जो था आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपात से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो यह अनुच्छेद 355 के में बताया गया है। राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। जो वित्तीय आपातकाल जो है फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होता है वह भारत में अभी तक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति मूल अधिकारों यानी अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के द्वारा। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह के अंतराल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लागू हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति
तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। देखिए आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद दिया हुआ है, तो आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव को देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात को बताता है, और राज्य में जो आपातकाल लगता है वह अनुच्छेद 356 के द्वारा, और वित्तीय आपात यानी अनुच्छेद 360 के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक एक अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। राष्ट्रीय आपात के बारे में कहा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है, और अब तक यह राष्ट्रीय आपात जो है का प्रयोग 3 बार किया गया है। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपात अभी भारत में कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो 3 बार किया गया है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 356 को, राज्य में आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है, और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। वहीं अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल को बताता है, और वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, वित्तीय आपात जो है अभी तक नहीं लगा हुआ है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, इन बातों इस लाइनों को याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आपका फिर नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वित्त आयोग। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं। चलिए वित्त आयोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए वित्त आयोग की संरचना के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष जो होते हैं सार्वजनिक कार्यों के अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, और वे व्यक्ति होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाले होते हैं, और वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति और आर्थिक मामलों का एक विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के बारे में कहा गया है वित्त आयोग के। चलिए इससे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सदन के समक्ष कौन रखवाता है, तो भारत के राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत के वित्त आयोग की बात करें, पहला वित्त आयोग जो था गठन 1951 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। अनुशंसा वर्ष 1952 से 1957 तक। ठीक है, 5 वर्षों तक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी प्रस्तुति से निर्धारित होते हैं, तो वित्त आयोग के संस्तुति से ही होती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है, तो वित्त आयोग के द्वारा होता है। ठीक है, केंद्र के समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है, तो वित्त आयोग करता है। समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है, तो वित्त आयोग करता है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और वहीं शक्तिकांत दास जो थे सदस्य थे, और डॉक्टर अनूप सिंह भी सदस्य थे। यहाँ से आप 2 लाइन याद रखिए, आप
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिन्हा और शक्तिकांत दास जो सदस्य थे 2017 से दिसंबर 2018 तक। इन दो बातों को याद रखिए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। इस लाइन को हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग का तीसरा टॉपिक। दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, आपात उपबंध, नीति आयोग, और लास्ट टॉपिक है आपका निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं है, आपका नीति आयोग है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इलेक्शन कमीशन को हम लोग कल पढ़ेंगे। नीति आयोग को चलिए देखते हैं। नीति आयोग से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी, ठीक है। नीति आयोग कौन सा निकाय है। तो एक गैर संवैधानिक संस्था है नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग के, ठीक है, जगह पे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की संरचना के बारे में देख लेते हैं। जब स्थापना हुआ था, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं नीति आयोग के संरचना में। विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा यह नामित किया जाता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और सदस्य पूर्वकालिक, अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय के शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालीन सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य जो होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। वहीं सचिवालय की बात करें तो आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामला जिनके संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद, और ये परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। तो ये आपका नीति आयोग की संरचना के बारे में बताया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो 6 अगस्त 1952 को। कई एग्जाम में यह पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान का दर्जा दिया हुआ है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था जो नीति आयोग है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ और पूर्ववर्ती जो था इसका नाम जो था योजना आयोग, यानी योजना आयोग के जगह पर ही नीति आयोग का निर्माण किया गया था 1 जनवरी 2015 को। अधिकार जो क्षेत्र भारत सरकार के अंतर्गत आता है और मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन थे सर्वप्रथम। तो उपाध्यक्ष जो थे डॉक्टर सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत थे और वेबसाइट क्या है तो नीति.government.in। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है। नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य जो समन्वयकर्ता यानी कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है। तो के संथानम जी का यह कथन है। चलिए देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है एक तो और, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में जो है सबसे पहले कौन आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, उन सभी को देख लेते हैं। चलिए, तो वरीयता क्रम की बात करें तो सर्वप्रथम इसमें आते हैं राष्ट्रपति और उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और उसके बाद अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, और 5वें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति और 5 के क्रम में उप प्रधानमंत्री, और इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री।
उसके बाद उपाध्यक्ष नीति आयोग और पूर्व प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति और अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल इसके बाद आते हैं। इसके बाद भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति आते हैं। वरीयता क्रम जो है इसे बार बार आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिए और नोट कीजिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार में आपको नहीं याद होगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको अपने आप यह याद होने लगेगा। ठीक है, और वीडियो को जो है अपने हिसाब से आपको स्पीड को बढ़ाइए और बार बार इसको देखते रहिए और माइंड में यह आपको सेट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करके जरूर ही जाइएगा और लाइक का बटन तो दबाना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।